तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18% ऑफ फेब, और फिर इस तरह इनकी जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स बनेंगी वो यहाँ पे लिख देंगे। अब आप एक काम करेंगे कि भाई अब मई के लिए जो भी आएगा वो तो तय है कि वो 30% ऑफ पिछला महीना आएगा, 50% ऑफ ये वाला महीना आएगा, 18%। तो अब मई के आगे एक कॉलम में यहाँ पे लिख दें कि भाई जो हमने यहाँ पे लिखा था कि मई में क्या क्या आएगा हमारे पास। तो मई के लिए जो भी हमारे पास अमाउंट आ रही होगी कि जो मई के 20%, सॉरी 30% इटसेल्फ मई में आ रहा होगा, तो हम लिख देंगे कि भाई यहाँ पे 30%, जैसे कि हमने हाईलाइट कर दिया 30% मई का ही आएगा। इसी तरह 50% अब यहाँ पे अप्रैल का आ जाएगा, और फेब की जगह यहाँ पे आ जाएगा मार्च। तो इस तरह हो जाएगा, आगे चलता रहेगा और मामला चलते रहेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे जून आ जाएगा, मई आ जाएगा, अप्रैल मई आ जाएगा, और यहाँ पे मार्च के बाद मई, जून मई और फिर अप्रैल आ जाएंगे। इस तरह यहाँ पे हमारे जो है वो रिसीट्स हो जाएंगी। अब पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो पेमेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्वाइट सिंपल। पेमेंट कह रहा है 50% इन द मंथ ऑफ परचेजेस एंड 50% इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ परचेजेस। यानी कि अगर मैं बात करूं अप्रैल की, तो इसका 50% अप्रैल में ही और 50% मई में। एंड द स्टोरी गोज ऑन कि मई का 50% इधर। तो यहाँ पे हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि भाई रिसीट्स के बाद यहाँ पे हम एक बनाएंगे। अच्छा, इसका टोटल रिसीट्स का कर लीजिएगा, टोटल रिसीट्स ये सब आप कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम इधर पेमेंट्स पे आए अगर, यानी कि कैश आउटफ्लोज, तो पेमेंट्स में आप क्या लिखेंगे? 50% इन करंट मंथ और 50% इन नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे हमें एक चीज का ख्याल रखना होगा कि भाई मार्च का 50% तो यहाँ आ गया, लेकिन दूसरा 50% यहाँ पे आएगा ना अप्रैल में। तो ये भी आपको ख्याल रखना है कि अप्रैल में अप्रैल का 50% 200,000, और मार्च का 160,000, 380 का 50% वो आएगा। तो इस तरह मई का 50%, अप्रैल का पिछला, जून का 50%, मई का 50%, इस तरह ये होगा पेमेंट। अब इस तरह ये पेमेंट्स आ गई। अब पेमेंट्स के बाद हमारे पास दूसरी चीजें भी होती है पेमेंट्स में। अगर कोई रिसीट्स आ रही है, अदर इनकम आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, तो वो रिसीट्स में आएगा, और जा रहा है तो पेमेंट्स में आएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आपने लिखा मंथली कैश एक्सपेंसेस। अब मंथली कैश एक्सपेंसेस हैं तो वो सारे मंथ्स में जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखे भाई पेमेंट्स में मजीद कैश एक्सपेंसेस, ये सब में 50,000, 50,000, 50,000 हमने तीनों में माइनस कर दिए। इसके बाद कह रहे टैक्स टू बी पेड इन मार्च। अब मार्च तो हमारे करना ही नहीं है ना, तो ये जरा ध्यान से रखिएगा। सिर्फ मार्च है तो ये हमारे एप्लीकेबल नहीं है। डिविडेंड टू बी पेड इन जून, तो जून में आप 100,000 जो है यहाँ पे डिविडेंड लिख के जून में 100,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। मशीनरी टू बी परचेज इन मई 150,000, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? मशीनरी आ जाएगा 150,000। इस तरह हमारा ये रिसीट एंड पेमेंट्स बन जाएगा। और यहाँ पे आपका अब लाइन आ जाएगी बाद में नेट पेमेंट्स या नेट रिसीट्स की। तो हम यहाँ पे इसके लिए नेट रिसीट्स या पेमेंट्स की हेडिंग डाल देंगे। अच्छा, अब अगर रिसीट्स होंगी तो पॉजिटिव होगा, और पेमेंट्स होंगी तो नेगेटिव होगा। तो पेमेंट्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा ये टोटल आ जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स का। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि जनाब ये जो रिसीट्स और पेमेंट्स होते हैं, रिसीट्स को कहा जाता है सरप्लस, और पेमेंट्स को कहा जाता है डेफिसिट। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा सकता है कि अगर आपका इन केस डेफिसिट आता है, यानी कि लेट सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आपका मई में आया डेफिसिट, आया टोटल डेफिसिट 50,000 का। तो
और आपको ये कहा जाएगा कि नहीं जी आप डेफिसिट से काम नहीं करेंगे, आपको ज़रूरी है, लाजमी है कि आप हर महीने मिनिमम बैलेंस जो है वो 70,000 पॉजिटिव का मेंटेन करना ही करना है, मिनिमम बैलेंस आपको। और अगर मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे, मतलब कि अगर नहीं हो पा रहा, डेफिसिट ज़्यादा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। अब आपने देखा मेरे पास तो डेफिसिट कितना आ रहा है, 50,000 का आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। अब मुझे 50 से, ज़रा गौर से देखें, 50 से पॉजिटिव 70 पे आना है। तो अगर मैं सिर्फ 70 का लोन लूंगा तो फायदा नहीं है मेरा, 20 पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे और ऊपर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, जितना डेफिसिट है और जितना मिनिमम बैलेंस है, सिंपल क्राइटेरिया है, उसको प्लस कर दो। यानी कि मैं अगर 50 और 70 को ऐड करूंगा तो दैट इज मुझे लोन लेना पड़ेगा 120 का पॉजिटिव। लोन लिया तो पैसा आया। अब दिस माइनस दिस मेक्स 70 पॉजिटिव। ठीक है। तो पहले महीने में तो ये कहानी हो गई। अब अगले महीने में जरा देखें, ये जो 70,000 आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, ये अगले महीने में आपका ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, दैट इज 70,000। ठीक है। फिर इस महीने हमारा लेट सपोज जो डेफिसिट था वो था 20,000 का। ठीक है। अब ये लोन जो है, लोन, इस पे इंटरेस्ट भी देना होता है। लोन जिस महीने आएगा उस दिन इंटरेस्ट नहीं होगा उस महीने पे, क्योंकि वो अक्रू होगा, और नेक्स्ट मंथ पे जाके इसकी जो है वो पेमेंट होगी। तो लेट सपोज अगर इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे, तो इंटरेस्ट इसका 10% था या 5% था, मैं अभी हम उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहे। मैंने कहा कि भाई उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई पेमेंट के बाद 30,000। ठीक है। अच्छा, 30,000 आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम 10,000 ले लेते हैं इसको। तो ये 10,000 पेमेंट हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है मामला, हम शायद पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाए। ये मिनिमम बैलेंस 70,000। ठीक है। फिर इसका डेफिसिट, तो ये 70 माइनस 20, 50, 50 माइनस 10, 40 पॉजिटिव। ठीक है। अब मसला यही आ रहा है कि अभी हम अपेरेंटली 40 पॉजिटिव लिख रहे हैं। ठीक है। मेंटेन हमें कितना करना है, अगेन 70,000 मेंटेन करना है। अगर कहा गया है कि थ्रू आउट द क्वार्टर 70,000, या अगर ये कहा जाए कि इस महीने इतना, इस महीने इतना, तो वो जो भी वैल्यू होगी वो हम मिनिमम बैलेंस में डाल देंगे। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो लोन लिया है, इंटरेस्ट तो हो गया, लेकिन इसकी भी तो रीपेमेंट होगी। तो इसकी लोन की रीपेमेंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में या आपको अमाउंट दे दी जाए, तो लोन की रीपेमेंट को भी तो नेगेटिव दिखाएंगे। ये रीपेमेंट है, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब लेट्स सपोज लोन को कहा जाएगा कि भाई आपको रीपे करना है, 30,000 का लोन रीपे करना है, तो आपने 30,000 लिख दिया। अब आप देखो कितने नेगेटिव पे जा रहे हो। अब ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद क्या आप मिनिमम बैलेंस 70,000 मेंटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यानी कि अब आपको दोबारा एक और लोन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया लोन वन था। अब आपको यहाँ पे एक लोन टू लेना पड़ेगा, दूसरे बैंक से लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब देखो ये कितना बन गया, 70 माइनस 20, 50 माइनस 30, 20 और ये 10। तो 30, 40, 50, 60, 60 ये और ये 70। तो आपके पास 10 पॉजिटिव बचा है, और आपको मिनिमम 70 करना है, तो यानी कि आपको 60,000 का और लोन ले लेना है। तो ये इस तरह आपको देखना है कि लोन की रीपेमेंट होगी, लोन लेंगे, इंटरेस्ट कितना देगा, मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है। तो ये पार्ट थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्रूशल है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। और फिर आपका ये जो कैश बजट का जो पैटर्न है किस तरह चलना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई, एंड गुड लक फॉर योर पेपर।